जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 25। आज हम पढ़ेंगे ग्रहण दोष क्या होता है। एक बहुत बड़ा योग है एस्ट्रोलॉजी का। अगर सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों में से कोई भी या दोनों राहु देव या केतु देव से पीड़ित हो जाएं, या तो उनके साथ में बैठ जाएं या फिर राहु देव या केतु देव उन पे दृष्टि संबंध डाल दें, तो ये बनता है ग्रहण दोष। इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। अनहेल्दी रिलेशनशिप रहते हैं फादर और मदर के साथ, और उनका प्रॉपरली आपको साथ भी नहीं मिल पाता, ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती। वो साथ रह रहे हैं, मान लीजिए आप उनसे बात करते हैं कि आपको कोई बिज़नेस सेटअप करना है, तो अपने फादर से बात करें कि अब आपको कुछ पैसा दे दें, वो नहीं देंगे। आपको वो बोले कि एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा एजुकेशन करना है, वो बोलेंगे कोई अच्छी एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ना किसी तरह आपको उनका अच्छी ब्लेसिंग्स या साथ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है किसी के फादर या मदर अर्ली एज में ही भगवान के पास चले गए हों। बैड हेल्थ और लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस फॉर पेरेंट्स, ऐसे जातक के माता पिता की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बुरा समय भी देखा होता है उन्होंने, और उनकी हेल्थ अक्सर ख़राब रहती है। जातक की खुद की भी हेल्थ ख़राब ही रहती है जनरली। फाइनेंशियल इश्यूज़, हमेशा पैसे से रिलेटेड अप डाउन चलता रहेगा। कभी तो जातक को लगेगा कि वो अमीर है, जैसे ही उसको ये लगने लगेगा वैसे ही पैसे की दिक्कत परेशानी हो जाएगी। जैसे ही जातक को लगने लगेगा कि वो बहुत गरीब है, वैसे ही पैसे ठीक हो जाएगा। तो मतलब स्थिति अनबैलेंस्ड रहेगी। फाइनेंशियल, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिप्रेशन रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, अदर टाइप के मेंटल इश्यूज़ रहेंगे उनको। फेलियर्स रहेंगे लाइफ में बहुत ज़्यादा। कई बार आपने सुना होगा कि कोई बच्चा एग्ज़ाम देने गया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे जुडिशरी का हो गया, यूपीएससी का हो गया, और किसी बैंकिंग का हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, तो वो बोलेगा कि मैं 2 नंबर से रह गया, वो बोलेगा 0.5 नंबर से रह गया, वो बोलेगा एग्ज़ाम सारे क्लियर हो गए थे, इंटरव्यू में रह गया। तो ये क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप रह जाते हैं तो आपकी कुंडली में ग्रहण दोष का प्रभाव है। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एंड सडन इंसिडेंट्स एंड लॉसेस, अचानक दुर्घटनाएं होती हैं, अचानक ही लॉस होता है, पैसे का भी या किसी भी तरीके से। इंसान के जितने भी डिज़ायर्स होते हैं, वो चाहता है मैं बड़ा अफसर बनूं, वो चाहता है मैं फ़ॉरेन में पढ़ने जाऊं, वो चाहता है कि मैं फ़ॉरेन में सेटल हो जाऊं, वो चाहता है कि मैं अपने माँ बाप की अच्छी से सेवा करूं, मैं खूब पैसा कमाऊं। कोई भी उसका डिज़ायर होगा, उसको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। ठीक है। ऑब्स्टेकल्स इन एजुकेशन, हमेशा पढ़ाई में कोई ना कोई बाधा ज़रूर आएगी। आप जहाँ भी काम करते हैं, आपकी वर्किंग प्लेस पे आपके अगेंस्ट हमेशा पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आप कभी भी ये सोचें कि बहुत स्मूथ चल रही है वर्किंग प्लेस, तो भी आप मत सोचिएगा, ऐसे जब तक के अगेंस्ट पॉलिटिक्स ज़रूर चलती रहेगी। डिलेड सक्सेस एट वर्क प्लेस, वो काम बहुत ज़्यादा कर ले, मेहनत से कर ले, लेकिन उसको सक्सेस बहुत देर से मिलेगी। हो सकता है वो डिज़र्व करता हो प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, लेकिन उसको वो नहीं मिल पाए। या किसी कंपनी के लिए डिज़र्व करता हो, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के लिए डिज़र्व करता हो, और वो क्वालिफाई ना कर पाए, या उसको पॉलिटिक्स के चलते, या फिर वो, हो सकता है आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपका सिलेक्शन होने पे ऑलमोस्ट जो है ना होना तय है, लेकिन उसी वक्त जो एचआर है उसके किसी रिलेटिव को चाहिए होगी वही जॉब, तो वो उसके रेफरेंस से वो लग जाएगा, आपका नंबर कट हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कत जो होती है वो ग्रहण दोष में होती है।
आपका जितना भी पोटेंशियल होगा, यानी कि आपकी जो काबिलियत है, उससे हमेशा आपकी इनकम कम रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए प्रति महीना कमाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे आप कमा रहे हैं 40,000। तो इतनी कैपेबिलिटी आपकी 1 लाख की है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, और इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन रहती है लाइफ में। कोई भी लाइफ में नॉन हैपनिंग ऑफ ऑस्पिशियस ओके इवेंट्स। ऑस्पिशियस इवेंट्स का मतलब होता है कोई भी मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, या मांगलिक कार्य हो गया है तो उसमें बाधा आ रही है। शादी हो गई, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही डाइवोर्स की स्थिति बन गई, या अलग जाके रहने लग गए, सेपरेशन हो जाए किसी कारणवश। बच्चा हुआ, बच्चा पहले ही बहुत विलम्ब से हुआ, लेकिन बच्चा होने के बाद फिर दुर्घटना हो गई, बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब ऑस्पिशियस इवेंट्स, यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य को बहुत लंबे समय तक खुशी नहीं मना पाता है ऐसा इंसान। ठीक है, नो बिग अमाउंट एज सेविंग्स। कोई भी सेविंग में बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती। अगर आप ऐसे व्यक्ति से पूछें कि आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में इस वक्त कितना है, तो वो बोलेगा 20,000 रुपये। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होगी उसके अकाउंट में सेविंग्स के लिए। नो लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस इन फैमिली। वही जो हमने ये अभी डिस्कस किया ऊपर पॉइंट, कि फैमिली में कोई भी मांगलिक कार्य हो जाए, लेकिन खुशी कहीं ना कहीं लैक करेगी, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि खुशी है नहीं, और बहुत लंबे समय तक खुशी महसूस कर पाएँ ऐसा कोई रीज़न मिलेगा नहीं। अननेसेसरी फियर, यानी कि एक अजीब तरह का डर लगा रहेगा। कभी किसी को डर लगेगा कि मुझे, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट रिलेटेड डर लगता है कि कहीं मेरा चालान ना हो जाए। पुलिस वालों को देखते ही घबराहट होने लग जाएगी। कई लोग होते हैं ना, बाइक चला रहे हैं लेकिन पुलिस वालों को देखते ही शेक करने लग जाती हैं, वो ऐसे ही लोग करने लग जाते हैं। किसी को चालान भी इन्हीं लोगों के ज़्यादातर होते हैं जिनको ग्रहण दोष होगा। गवर्नमेंट से और कोई दिक्कत परेशानी, वो भी इन्हीं लोगों के साथ होता है। ठीक है, अनप्लीजेंट स्लीप। अनप्लीजेंट स्लीप का मतलब होता है कि नींद तो आती है, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर में खुल जाती है, या नींद ही नहीं आती है। सुबह ऑफिस जाने का टाइम होता है, उस दौरान बस थोड़ी बहुत नींद आती है, तो इसको बोलते हैं अनप्लीजेंट स्लीप। फिर सारा दिन उसकी वजह से थकान रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है। थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। बहुत ज़बरदस्त ओवर थिंकिंग करते हैं ऐसे लोग, हर छोटी छोटी बात के लिए। नेम और फेम मिलने में डिले रहता है। ठीक है, मान सम्मान मिलने में, मान सम्मान की प्राप्ति वैसे तो होती ही नहीं है ऐसा लगता है इनको, और होती है तो बहुत विलंब से होती है। ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे इनको इंसल्ट महसूस हो जाती है, लगता नहीं है, ऐसे होता ही है। इंसल्ट होती भी है इनकी, और ये बहुत जल्दी इंसल्ट महसूस भी कर लेती हैं। सुसाइडल थॉट्स इनके अंदर, यानी कि आत्महत्या करने की भावना इनके अंदर जागृत हो जाती है। कंसंट्रेशन इश्यूज, कि इनको लगता है कि मैं आज पढ़ लेता हूँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम है 2 महीने के बाद, तो पढ़ाई करना शुरू करती हैं। जैसे ही ये पढ़ाई करना बैठेंगे, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, किसी भी रीज़न से हो। लाइफ में कोई लव पार्टनर चल रहा हो, या मैरिज का इशू चल रहा हो, फाइनेंशियल इशू चल रहा हो, और अगर इनमें से कोई भी नहीं चल रहा होगा तो इमोशनल डिसबैलेंस होगा किसी ना किसी वजह से। किसी को लगता है कि उसको बहुत बड़ा हेल्थ इशू होने वाला है, किसी को लगता है कि वो मरने वाला है। ठीक है, किसी को लगता है कि उसको चोट लग जाएगी, किसी को लगता है कि बाथरूम में वो जाएगा तो उसको कहीं सांप ना निकली आए, वो नहाते वक्त उसको काट ना ले। अलग अलग तरह की मानसिकता होता है, इसको बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर होना। ठीक है, तो वो ऐसे इंसान के साथ चलते रहते हैं। अब मिथ क्या है, इल्यूज़न क्या है इस चीज़ को लेके। ये कहता है कि जो ये
ग्रहण दोष है ये हमेशा बैड और नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, जबकि ऐसा नहीं है। बैड रिजल्ट मिलते हैं, नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव रिजल्ट कभी मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे, उसका हमें थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा, या फिर हमारा वो टाइम पीरियड निकल जाए तो उससे आगे जो ना टाइम पीरियड जो आएगा फेवरेबल, वो आपको साथ देगा। रियून और डिस्ट्रॉय होल लाइफ, हमेशा जिंदगी बर्बाद रहेगी अगर ये दोष है आपकी कुंडली में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो रेमेडीज आर अवेलेबल एंड नो रेमेडी विल वर्क, ना तो कोई रेमेडी इसके लिए है उपाय, और ना ही कोई उपाय काम करेगा अगर आप कोई उपाय भी कर लेते हैं तो, जो कि सरासर गलत बात है। उपाय करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये कहता है इनहेरिटेंस कर्स, यानी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपके चलता आया है यही वाला दोष, तो आपको उस वजह से है, जबकि ये गलत बात है। ये कहता है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रहण दोष है मौजूद, तो उन्होंने ग्रहण दोष से कैसे फ़ायदा लिया है वो बात है बस। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि कोई भी दोष हमारी कुंडली में प्रेजेंट है, लेकिन उससे हमें फ़ायदा लेना कैसे है, क्या रेमेडी करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बस उससे हमारा बिल्कुल परफेक्ट चलता है। स्ट्रेंथन योर लग्नेश, आपके जो लग्नेश होंगे कुंडली के उनको मजबूत करें मंत्र जाप करके, उनका रतन पहन के, अगर रतन सूट करता है तो। रतन सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स की गाइडेंस में पहने, किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करे बिना रतन धारण ना करें। चाहे आपने संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी सीख ली हो, फिर भी उसके बाद एक बार परामर्श ज़रूर ले लें, क्योंकि रतन इंसान को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। अपने सूर्य देव और चंद्रदेव को मजबूत करें। सूर्य देव पिता हैं, चंद्रदेव माता हैं। अपने माता पिता के पांव छू के आशीर्वाद लें, उनसे ज़िद बहस करना बंद कर दें, उनका अनादर करना बंद कर दें, उनकी बात ना मानना ये बंद कर दें। ठीक है, उनकी बात माने, उनके साथ प्यार से बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको घुमाने के लिए ले जाएं, उनकी मेडिसिन अच्छे से टाइम पे दिलवाएं, उनका जो भी देख रेख हो वो अच्छे से करें। ठीक है, और सूर्यदेव और चंद्रदेव के जो भी उपाय हों, जैसे चंद्रदेव के लिए पानी पीते रहें। ठीक है, ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करते रहें। सूर्यदेव के लिए ओम ग्रहणी सूर्याय नमः उसका मंत्र जाप कर लें। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ लें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं कुमकुम डाल के। भगवान भोलेनाथ की पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। रुद्राभिषेक करें, या एक ग्लास में या लोटे में पानी ले लें, उसमें एक चुटकी काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दें, तो भी आपकी समस्त दिक्कतें सोल्व हो जाएंगी। राहु देव का मंत्र जाप और केतु देव का मंत्र जाप करना शुरू कर दें। महामृत्युंजय मंत्र जाप शुरू कर दें। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है तो राहु देव और केतु देव का तो करना ही करना है, महामृत्युंजय मंत्र जाप शुरू कर दें। मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, हेल्थ इशू ना हो इसके लिए जंक फूड और बाकी तला भुना जो भी चीज़ें होती हैं वो अवॉइड करें। नशा ना करें, कोई भी किसी भी तरह का नशा नहीं करें। नॉन वेज नहीं खाएं। इन बातों का ध्यान रखें, और पिता और माता समान जो लोग हैं उनका भी अनादर ना करें। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। मान लीजिए कुंडली के चौथे भाव में राहुदेव बैठे हैं और वहीं पे सूर्यदेव विराजमान हो गए, तो राहुदेव और सूर्यदेव एक साथ बैठ गए तो ये बन गया ग्रहण दोष। केतु देव की दृष्टि सूर्यदेव पे हो गई, ये भी ग्रहण दोष बन गया। ठीक है, बस चंद्रदेव यहाँ पे फर्स्ट हाउस में विराजमान है, तो ना तो केतु देव की दृष्टि पड़ती है ना राहु देव की दृष्टि पड़ती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सूर्यदेव पीड़ित हैं यहाँ पे, और वो ग्रहण दोष बना रहे हैं।
दूसरे तरीके का, राहु देव यहाँ तीसरे भाव में बैठे हैं, चंद्रदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, सूर्य देव फर्स्ट भाव में और केतुदेव नाइन्थ हाउस में। राहु देव की पंचम दृष्टि पड़ रही है चंद्रदेव पे और केतु देव की पंचम दृष्टि पड़ रही है सूर्य देव पे। तो यहाँ पे सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों के दोनों ग्रह ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो इस जातक को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपने पेरेंट्स का आदर सम्मान करे और उपाय ज़रूर करे, उपाय करता रहे। जबकि ऐसे जातक थोड़े टाइम के लिए उपाय तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़े ही समय में वो उपाय छोड़ देंगे कि कुछ नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। केतुदेव थर्ड हाउस में विराजमान है, सूर्यदेव सिक्स्थ हाउस में, राहुदेव और चंद्रदेव नाइन्थ हाउस में विराजमान है। केतुदेव की दृष्टि पड़ गई चंद्रदेव पे और राहुदेव के साथ में बैठ गए चंद्रदेव। तो यहाँ पे चंद्रदेव ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव यहाँ पे पीड़ित नहीं है। ना तो केतुदेव और राहुदेव में से किसी के साथ बैठे हैं, ना ही केतुदेव या राहुदेव की सूर्यदेव पे दृष्टि है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूर्यदेव सेकंड भाव में है, राहुदेव 11th में और केतुदेव और चंद्रदेव 5th हाउस में। तो राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है चंद्रदेव पे और केतुदेव के साथ में है चंद्रदेव। तो यहाँ भी जो चंद्रदेव हैं वो निर्माण कर रहे हैं ग्रहण दोष का। सूर्यदेव ना तो राहुदेव से पीड़ित है, ना केतुदेव से पीड़ित है, ना इनके साथ में विराजमान है। तो इसीलिए ये सिर्फ चंद्रदेव बना रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, राहुदेव 5th हाउस में है, चंद्रदेव 9th हाउस में है, सूर्यदेव 1st हाउस में और केतुदेव 11th हाउस में। राहुदेव चंद्रदेव को भी देख रहे हैं 5th दृष्टि से और 9th दृष्टि से सूर्यदेव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रहण दोष राहुदेव बना रहे हैं, इन दोनों के साथ चंद्रदेव भी बना रहे हैं और सूर्यदेव दोनों पे दृष्टि डाल के राहुदेव ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल, केतुदेव 1st हाउस में, राहुदेव 7th हाउस में, चंद्रदेव 5th हाउस में, सूर्यदेव 9th हाउस में। तो केतुदेव चंद्रदेव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं 5th दृष्टि और 9th दृष्टि सूर्यदेव पे भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों के दोनों ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि केतुदेव से पीड़ित हो गए। तो इस तरह ये ग्रहण दोष बनता है कुंडली में। और ग्रहण दोष वाला व्यक्ति हमेशा पजल्ड रहता है लाइफ में, डिसीजन नहीं ले पाता है। कोई लड़की ऐसे लड़के से पूछ ले कि शादी करनी है, वो हाँ भी सोचता रहेगा, ना भी सोचता रहेगा। कभी पेरेंट्स के बारे में सोचेगा, कभी उस लड़की के बारे में सोचेगा। आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, या आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है, या आपको एस्ट्रोलॉजी करनी है, आप नहीं पता। जो मान लीजिए कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, ठीक है, उसकी कुंडली में ग्रहण दोष है, वो कंफ्यूज रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, फिर सोचेगा थोड़े दिन बाद न्यूमरोलॉजी का वीडियो देखा कि न्यूमरोलॉजी सीख लूं, फिर वास्तु का वीडियो देखा तो सोचेगा वास्तु सीख लूं, पामिस्ट्री का वीडियो देखा तो सोचेगा पामिस्ट्री सीख लूं, फिर बाद में पता चलेगा कि टैरो कार्ड आजकल प्रचलन में है तो टैरो कार्ड सीख लूं, फिर सोचेगा कि लाल किताब सीख लूं, फिर बाद में सोचेगा कि यार ये सब नहीं, सारी जननी तो एस्ट्रोलॉजी ही है, फिर एस्ट्रोलॉजी सीख लूं। तो वो ना असमंजस में रहेगा, कभी भी फर्म डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो भटकता रहता है वो इधर उधर, जिसकी कुंडली में ग्रहण दोष होता है। तो इसीलिए जो ग्रहण दोष वाला व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले अपनी कुंडली में सूर्यदेव और चंद्रदेव को मजबूत करना चाहिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, उनकी सेवा करके, उनसे उनका अनादर ना करके और उनके सामने ना बोल के।
और सूर्य देव को जल चढ़ाएं और चंद्र देव के लिए मंत्र जाप करें, सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र करें और सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाएं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का ग्रहण दोष के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो अब तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की। अगर किसी कारणवश हमसे विलम्ब हो जाता है कि हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप ये ना सोचिएगा कि आपको उत्तर नहीं मिला है, उत्तर ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है क्योंकि हम भी अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो इसी कारणवश बस आपको उत्तर देने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। बाकी उत्तर आपको सबको मिलेगा। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, इस दोष है, इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम है, पीछे हमने जो दोष पढ़े हैं या कुछ योग पढ़े हैं या फिर हमने एस्ट्रोलॉजी के जो टॉपिक्स पढ़े हैं आज तक 25 नंबर क्लास तक, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई लर्निंग में है या आपकी कुंडली में है, आपके घर में किसी की कुंडली में कोई परेशान है, तो आप खुल के आप पूछ सकते हैं। उसका जवाब हम देने की आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए जय श्री राम।